Hello everyone, welcome back in our channel. The subject is management and unit is 6th. This is the second last unit of management. After 6th unit, we go into 7th, that is last unit of management. This is 6th unit, materials management, in which we will discuss a little bit topics which is fully related to the management and as well as materials management. Okay, today's topic is purchasing. What are the functions of purchasing, what are the objects of purchasing, and the steps of purchasing. This is the important part or important topic related to materials management, that is purchasing. That's why we elaborate each and every aspects of purchasing, that is objectives, functions, steps, etc. This is related to परचेजिंग मैनेजमेंट आप कह सकते हो. ये मैनेजमेंट क्लास का छठा यूनिट मटेरियल्स मैनेजमेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू योर एसबीटी सिलेबस भी. ये 29वां वीडियो है. पिछले 28 वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने मैनेजमेंट के सारे टॉपिक को, लगभग सारे टॉपिक को कंक्लूड किया है. इसके जस्ट बाद, इस यूनिट के जस्ट बाद लास्ट यूनिट जो कि 7वां यूनिट होगा, उसे हम लोग कर रहे होंगे, उसे हम लोग पढ़ रहे होंगे. राइट, ठीक है. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने कोर टॉपिक पे, जिसका नाम है परचेजिंग. राइट, अगर हम बात करें परचेजिंग की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परचेजिंग, तो इनको 4 ब्रॉड एरिया में बांटा गया है, स्पेसिफाई किया गया है. सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो 4 ब्रॉड एरियाज और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ परचेज डिपार्टमेंट्स आर. फर्स्ट वन क्या है? इकोनॉमिक परचेज ऑपरेशन. पहला क्या है? इकोनॉमिक परचेज ऑपरेशन. अगर हम इकोनॉमिक परचेज की बात करें, ऑपरेशन की बात करें, तो उसके लिए एक 2-4 लाइन लिखा हुआ है, पहले पढ़ ले रहे हैं. परचेजिंग इज एन इकोनॉमिक फंक्शंस दैट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रॉफिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दस इट इज वाइटल टू इट्स एक्सटेंसेस. To perform these functions properly, the purchasers should have sufficient knowledge in many fields apart from buying, such as macroeconomical, environment, engineering basis, mode of transportation, import procedures, गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशन एंड सो ऑन. मतलब ऐसा नहीं कि हम आप जो सामान सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. वो बड़े पैमाने पे कच्चा माल, आप बोल सकते हो रॉ मटेरियल, ठीक है ना, और भी ढेर सारा इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारे कंपनी, हमारे फैक्ट्री, हमारे इंटरप्राइजेस के लिए यूज हो रहा होगा, उस चीज़ को वो परचेज कर रहा होता है. कौन? कंपनी के कोई खास एम्प्लॉय आप बोल सकते हो, वो परचेज कर रहा होगा. तो जब परचेज कर रहा है, ठीक है ना, वो इंसान तो क्या कर रहा है, उसके पास कुछ चीज़ों का तो नॉलेज होना ही चाहिए. उसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ों का जानकारी होना चाहिए जिसके मुताबिक वो परचेज कर पा रहा होगा अपने कंपनी के लिए. और जितना अच्छा परचेजर होगा, उतना ही ज़्यादा कंपनी को बेनिफिट्स होगा इकोनॉमी में, ठीक है. इसीलिए बोला जा रहा है इसको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स डिपार्टमेंट, ठीक है ना. इकोनॉमिक परचेज ऑपरेशंस बोलते हैं. क्या क्या कहा गया है इसमें? परचेजिंग इज एन इकोनॉमिक फंक्शंस दैट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रॉफिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दस इट इज़ वाइटल टू इट्स एक्सटेंसेस. मतलब किसी भी कंपनी के लिए जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब पूरे इकोनॉमी को अगर संभाल रहा है, उसमें अगर मुख्य भूमिका निभा रहा है, तो वो परचेजर्स, ठीक है. टू परफॉर्म दिस फंक्शंस प्रॉपरली द परचेजर्स शुड हैव सफिशिएंट नॉलेज. अभी हम बात करें कि कुछ चीज़ों का जानकारी होना तय है, नहीं तो फिर वो परचेजर नहीं बन सकता अपने कंपनी के लिए, ठीक है. इन मैनी फील्ड अपार्ट फ्रॉम बाइंग, मतलब खरीदना तो सबको आ रहा है. आप जो सामान 10 रुपये में खरीदोगे, कोई उसको 20 रुपये में खरीद लेगा, कोई उसको 15 रुपये में, कोई उसको 8 रुपये में, लेकिन खरीदने सबको आ रहा है,
ठीक है ना। लेकिन जो अपने कंपनी के लिए सबसे कम दाम में सबसे उच्चतम क्वालिटी का सामान खरीद दे, रॉ मटेरियल खरीद ले, उसी को तो मेन परचेजर बोलेंगे। उसी को तो इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाने वाला एम्प्लॉय बोलेंगे, राइट। तो इसी के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है ना। तो उसके पास किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, बाइंग मतलब खरीदारी के अलावा, सच एज मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इंजीनियरिंग बेसिस, मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का क्या खर्च होना चाहिए, कितना कम में हम ला सकते हैं, ले जा सकते हैं अपने सामान को, इंपोर्ट प्रोसीजर्स, गवर्नमेंट लॉज, गवर्नमेंट के लॉ को भी, कौन सा सामान किस किस ट्रॉली में। ऐसा नहीं है कि अब आप फोर व्हीलर में, अपना पर्सनल फोर व्हीलर में गैस नहीं ले जा सकते हो, ठीक है ना, ये नहीं ले जाया जा सकता है, ठीक है ना। एक जगह से दूसरे ट्रेन में आप सिलेंडर नहीं ले जा सकते, तो आप ले जा रहे हो तो फाइन मार देगा, फिर आपका क्या इकोनॉमी हो जाए, 1,000 रुपये का सिलेंडर, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये फाइन पड़ गया, क्या मतलब रहेगा। तो इस तरह का कोई ऐसा नहीं बेवकूफ़ी पर नहीं करना पड़ेगा उसमें। तो जितना ज़्यादा उसको परचेजर को नॉलेज रहेगा अपने कंपनी के लिए, उतना ज़्यादा वो बेनिफिशियल साबित हो रहा होगा, राइट। तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को भी पता होना चाहिए, और भी ढेर सारा जानकारी, ठीक है ना, कि क्या चल रहा है, मार्केट का रेट क्या है, हम और भी दूसरा कंपनी किस रेट में ले जा रहा है, ठीक है ना। ये सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो परचेज कर रहा होता है अपने कंपनी के लिए, ठीक है। दूसरा है कंसिस्टेंट मार्केट सर्वे। क्या है? सेकेंडली, इट इज़ नेसेसरी टू मेक नेसेसरी forecast where prices of materials fluctuate widely. Such forecast is an important aspect of market survey which helps in locating and developing new source of supply. क्या मतलब हो गया? फोरकास्ट मतलब पहले, अब देखो कुछ किसी किसी चीज़ का आप पहले से अनुमान लगा लेते हो बहुत कुछ, ठीक है ना। आप जिस अभी फील्ड में काम कर रहे हो, तो मान लो एक आपको नोट्स बनाना है 100 पेज का नोट्स पे, आप इतना ज़्यादा पेज लिख चुके हो अपने लाइफ में कि आप अपने स्पीड के अकॉर्डिंग अनुमान लगा सकते हो कि मुझे ये 2 दिन में लगेगा, 2 दिन में मैं कर लूँगा इसे। हो सकता है कोई 1 दिन में कर ले, ठीक है ना, हो सकता है कोई 5 दिन में करे। तो ये क्या हो गया? फोरकास्ट। पहले से आप पता कर लोगे, देखते के साथ पता है, अच्छा ये 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ये 4 दिन में। इस तरह का एक्सपीरियंस कैसे आता है? काम करने के दौरान। तो जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि उसको प्राइस ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल का कब प्राइस बढ़ रहा होता है, कब प्राइस घट रहा होता है, कब प्राइस मॉडरेट होता है, कब हमें स्टॉक करना चाहिए, किस प्रोडक्ट को स्टॉक करेंगे कि मेरा बाद में जो कॉस्ट रहेगा वो कम पड़ जाए। इस तरह का ढेर सारा चीज़ होते रहता है। वो कौन? परचेजर को बहुत अच्छी तरह आना चाहिए, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल लें आपके आसपास के क्षेत्र से, तो बारिश के मौसम में जो ब्रिक्स होती है, ब्रिक, ईंट, तो ईंट सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रिक, ठीक है ना। पढ़ना भी होता है, ब्रिक चैप्टर है, ब्रिक के बारे में जानकारी लेना रहता है, इसलिए ब्रिक के से बारिश के मौसम में क्या होता है, ब्रिक का जो ईंट का जो दाम है, ठीक है, ईंट की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू ठंड के मौसम में या गर्मी के मौसम में। गर्मी के पहले जैसे आप बात कर सकते हो हमारे इंडिया के क्लाइमेट के अनुसार, अपने आसपास के क्लाइमेट के अनुसार क्या होता है, अप्रैल, मई, जून, मई लास्ट तक, मई मिड तक, और उधर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, ये सब में क्या होता है, ब्रिक की दाम बहुत अपने सबसे न्यूनतम कोटि पे रहता है, उससे नीचे नहीं आता। तो जिनको काम करवाना है पूरे साल का, तो वो तभी ही खरीद लेता है। क्यों भाई? उसे पता है कि बारिश के मौसम में भी हमें काम कराना है ईंट से, तो हम उस चीज़ को, वो 100 रुपये के चीज़ को हम 130 रुपये, 140 रुपये में क्यों खरीदें, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, तो इन चीज़ों का उनको ध्यान में रखना पड़ता है। थ्रू मार्केट सर्वे इट इज़ पॉसिबल टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट मटेरियल्स, देयर प्राइस, क्वालिटीज एंड सोर्सेज, analysis of data gathered and evaluation of information obtained and enabled the purchaser to take the correct decision। मतलब अगर मार्केट को अगर अच्छे से पढ़ा जाए, अब बोलोगे मार्केट को कैसे पढ़ा जाए? मार्केट के बारे में पढ़ना मतलब मार्केट से जानकारी हासिल करना, मार्केट को समझना, ठीक है ना। तो उससे हमको क्या समझ में आ जाता है कि किस तरह का प्राइस चल रहा है, कौन सा मटेरियल का कैसा प्राइस है, और लो क्वालिटी के मटेरियल का क्या प्राइस है, हाई क्वालिटी के मटेरियल का क्या प्राइस है, मॉडरेट का क्या प्राइस है, कहाँ से आता है ये सोर्सेस, ये सब चीज़ गैदर कर सकते हैं आप अगर मार्केट को ध्यान में रखकर आप काम करो तो, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करें हम,
तो तीसरा हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉपर कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, प्रॉपर कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल। तो प्रॉपर कंट्रोल ऑन फाइनेंशियल मतलब सिंस द मटेरियल्स बिल एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड constitute 50 to 60% of a company turnover, there is a huge financial commitment. Hence, proper controls right from the negotiation stage are essential all the time. मतलब अब देखिए मटेरियल जो है वो 50 से 60% किसी भी कंपनी का लागत रख जाता है उसमें, ठीक है ना, वो उसका पूंजी हुआ। मटेरियल जब तक नहीं रहेगा, रॉ मटेरियल अगर मान लो, तो फिर वो जो जिस भी चीज़ का वो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है वो बनेगा कैसे, हवा में थोड़ी। उसके पास उस चीज़ का मटेरियल होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए 50 से 60% कंपनी के फाइनेंशियल में हिस्सेदारी होता है, ह्यूज फाइनेंशियल कमिटमेंट, हैंस प्रॉपर कंट्रोल। इसीलिए इसमें जो कंट्रोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान और देखभाल रखा जाता है। देखभाल इन द सेंस कि प्राइस का ध्यान रखना है, मटेरियल को कहाँ हम स्टोर किए हैं वो भी जगह हमको देखना है। तो ये सब ओवरऑल सब कुछ को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ काम किया जाता है, ठीक है। लास्ट चौथा है टू प्रोवाइड। चलिए और क्या है ऑब्जेक्टिव्स हमारा, चौथा और अंतिम ऑब्जेक्टिव्स का बात करें तो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंस टू टॉप मैनेजमेंट एंड अदर कंसर्न डिपार्टमेंट्स। क्या मतलब हो गया इसका, टू टॉप मैनेजमेंट और अदर कंसर्न डिपार्टमेंट्स मतलब कोई भी जानकारी ऊपर तक पहुंचाना, टॉप लेवल तक पहुंचाना, टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाना। कौन पहुंचाएगा, हमारा नीचे वाला लो लेवल मिडिल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट या लो लेवल मैनेजमेंट, उसको ऊपर पहुंचाना होता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है देखते हैं, फोरकास्ट ऑफ अ प्राइस ट्रेंड्स, मार्केट सिचुएशन सच एज पॉसिबल scarcity of materials, future investment commitments versus working capital are some of the areas where management must be kept informal from time to time. A company's purchase strategy and policy should be formulated on the basis of such information. मतलब अब क्या, मान लो कि कोई चीज़ ऐसा प्रोडक्ट है कि हमारा दिक्कत आ रहा है, दिक्कत इन द सेंस मतलब मार्केट में तो जा रहा है लेकिन कुछ शिकायत भी आ रही है। मान लो एक एग्जांपल बता रहा है, ठीक है, शिकायत आ रही है कि भैया इसका पैकिंग गलत है या कुछ XYZ, इनका जो फ्लेवर है वो चेंज है, ठीक है ना। मान लो कोई बिस्किट है, उसका फ्लेवर में कुछ और चेंज आना चाहिए। तो इस तरह मार्केट से वो क्या करता रहता है, गैदर करता रहता है, कौन सा इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन क्या होता है, मार्केट से लेके कंसर्न डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई ऐसा ऐसा मार्केट से हमारे पास रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो उसको फिर ठीक किया जाता है, राइट, ठीक किया जाता है। एक एग्जाम्पल देते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको। आज से 15-20 साल पहले क्या हो रहा था, एक कंपनी थी, कंपनी है सॉरी, पार्ले जी, येलो कलर का आता है बिस्किट, येलो कलर का ऊपर रैपर, वो बीच में ना विलुप्त होते जा रहा था। क्यों, उसका जो अंदर का मटेरियल है, उनका जो अंदर का प्रोडक्ट है वो क्वालिटी मतलब उतना उम्दा किस्म का नहीं था जो आज से 15 साल पहले था। फिर अभी इधर 5 साल से या 6 साल से क्या हुआ है, क्वालिटी में परिवर्तन आया और वो मार्केट धीरे धीरे फिर पकड़ लिया। क्यों, जैसे आप कुछ भी आप मार्केट के कस्टमर से आप कोई भी नेगोशिएशन करने को करोगे तो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाएगा, और जैसे सेल नहीं होगा कंपनी पे प्रभाव पड़ती है, कंपनी पे प्रभाव पड़ता है तो क्या, पूरा मैनेजमेंट डिसऑर्डर में चला जाता है ना। पूरा अगर जितना एम्प्लॉय जो आ रहा है, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लो लेवल हो, तो सारा किस चीज़ से चलता है भाई, जितना ज़्यादा सेल होगा उतनी कंपनी ग्रोथ करेगी। अब सेल ही नहीं होगा तो ग्रोथ कहाँ से करेगी, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, पॉलिसीज़ हैं परचेजिंग का, ठीक है ना। क्या है, अ पॉलिसी इज अ जनरल गाइडलाइन ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड ऑब्जेक्टिव इज एंड पॉलिसी इन द मीन्स ऑफ द टू द एंड एंड ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व्स टू टारगेट, अ पॉलिसी इन्वॉल्व्स टू द प्रोसीजर टू फॉलो द टू रीच द टारगेट। पॉलिसी इज एसेंशियली अ स्टेटमेंट रिलेटेड टू दोज प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर बाय विच कंपनी सीक्स टू रिलीज इट्स ऑब्जेक्टिव्स। मतलब पॉलिसी मतलब क्या कि हर कंपनी का, हर अलग अलग कंपनी का क्या होता है, पॉलिसी होता है कि हम भाई ये करेंगे। पॉलिसी मतलब उसका अपना एक मोटो होता है कि इससे ज़्यादा हम काम नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा हम प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। ढेर सारा पॉलिसी है, ठीक है ना, उसके अंतर्गत वो चल रहा होता है पूरा कंपनी। अगर हम बात करें परचेजिंग प्रोसेस की या प्रोसीजर की,
तो क्या होता है, पहले सोर्स सिलेक्शन, भाई कहाँ से हम मटेरियल लाएंगे, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या कोई भी किसी भी तरह का मटेरियल हो जो हमारे कंपनी के लिए एसेंशियल है। तो बाय प्रोक्योरिंग एंड प्रोवाइडिंग राइट क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल्स ऑफ द राइट क्वांटिटी एट द राइट प्राइस, द purchase department has the maximum scope to contribute towards corporate profitable. So competent suppliers capable of providing quantity inputs are to be selected. मतलब जो भी मेरा सोर्स है, जो भी हम सेलेक्ट किए हैं सोर्स की, भाई हम यहाँ से एक्स या वाई या जेड जो भी प्लेस से हम या कोई भी दूसरी छोटी मोटी कंपनी से हम इस मटेरियल को हम लेंगे अपने एक बड़े कंपनी के लिए, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ वहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली है कि क्वांटिटी एकदम राइट होना चाहिए, मटेरियल राइट होना चाहिए, ठीक है ना, और राइट प्राइस में होना चाहिए, ठीक है ना। क्वांटिटी से कोई दिक्कत वाला बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी से कोई हम लोग दौड़ाई नहीं करते हैं। टाइम भी मैनेजमेंट बहुत ही है। कल मतलब कल, 2 दिन मतलब 2 दिन बाद मतलब 2 दिन, या मंडे मतलब मंडे, जिस जो डेट फिक्स है, जो डे फिक्स है उसी के अनुसार वो क्या हो रहा है, पूरे जो प्रोडक्ट है उसको रिलीज करना होता है, ठीक है, क्योंकि आगे उनसे भी कोई दूसरा प्रोडक्ट जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। दिस इज नो डाउट a very difficult task, but at the same time the most important one. If the right supplier is selected, there may be hardly any problem regarding quality, price and delivery. अब क्या बात हम अभी बताएं कि अगर अच्छा सोर्स सेलेक्ट कर लिए हो आप, तो इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, इसमें कोई दोमत नहीं है कि ये जो टाइम पर या क्वांटिटी या क्वालिटी का जो बात कर रहे हैं, ये थोड़ा हार्ड टास्क है, ठीक है ना, डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन अगर आप सप्लायर अगर सही मिल गया, सोर्स आपको अगर सही मिल गया, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम बहुत ही रेयर आएगा। मतलब कभी कभी छोटा मोटा प्रॉब्लम आ सकता है, बाकी ऐसा नहीं आएगा कि आज बोले कल आ रहा है मटेरियल, ऐसा हमेशा होते रहता है। तो वो कंपनी आपके लायक नहीं है, वो छोटी कंपनी या वो सोर्स आपके लायक नहीं है, ठीक है ना, चेंज दैट। तो इस तरह का ढेर सारा पॉइंट्स है। वेंडर डेवलपमेंट, वेंडर जो होता है, इन मेनी केसेस अ बायर फाइंड्स नो एस्टेब्लिश सप्लायर फॉर अ पर्टिकुलर आइटम, द आइटम माइट currently be important or it might be an altogether new item. In such cases, it would be necessary to develop vendors. The first line of approaches is to locate a manufacturer who produces an item almost similar to one required. He may be encouraged to take up the new line of a production. मतलब एक वेंडर होता है, वेंडर मतलब होता है वो सामान नहीं दे रहा होता है आपको, सामान का जुगाड़ करवा रहा होता है, सामान का लाइन बना रहा होता है। लाइन बना रहा होता है मतलब क्या, उसके थ्रू आप कोई भी सामान परचेज कर रहे हो अपने कंपनी के लिए, ठीक है ना। वो आप एक तरह से समझो कि बीच वाला इंसान है जो लोकेशन को या सोर्स को कंपनी से जोड़ती है, राइट, वेंडर जिसको बोलते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो द वेंडर्स वर डेवलप्ड इन सच इंडस्ट्रीज एज टेक्सटाइल, सीमेंट, पेपर, स्टील, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू import 90% of the equipments required for power generation immediately after independence. But the present situation is completely different. Now only 10% of the equipments required by the power plant is imported. This has become a possible due to the constant effort of भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड. एक एग्जांपल है कि पहले क्या होता था, 90% हम दूसरे जगह से हम अपने दूसरे देश से अपने देश में लाते सामान, अब 10% लाते हैं, बाकी का 90% हम यहीं पर बना लेते हैं मैन्युफैक्चर खुद से. ढेर सारा एग्जाम्पल है, राइट. इस तरह हमारा क्या होता है, ये परचेजिंग का जो ऑब्जेक्टिव्स है परचेजिंग का, वो हमारा समाप्त होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो.